बाकी जो लोग नहीं है, आई डोंट नो मैं अटेंडेंस अभी ले लूँ या मुझे फिर याद दिला दीजिएगा अटेंडेंस के लिए, क्योंकि मेरे जहन से निकल जाता है जब मैं फोकस करता हूँ पढ़ाने पे, तो कोई याद रख ले मुझे। ठीक है, तो हम जरा पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ये वो टेम्पलेट है जो DSU FIP SRS ने दिया है। तो यहाँ आप जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल है वो आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ठीक है, अच्छा मैं इसका कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि हाईलाइट कर सकूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर जो है वो नंबरों के हवाले से नहीं है, सारा कुछ नहीं है, जरा सीखेंगे हम कि कैसे बनती है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने एक थोड़ा सा अभी सुबह से बैठ के, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो मैंने बजाय इसके कि इंडिविजुअली समझाने के, उसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा था, हर एक को मुझे फोन करके 10 मिनट 15 मिनट समझाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो ये फॉर्मेट ठीक है ना, ये आप ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, DSU FIP SRS टेम्पलेट, ये मेरा माउस है, उसी टेम्पलेट को मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से बताता जाऊंगा, और जहां जहां समझ में नहीं आएगा तो मुझसे हाथ रेज करके पूछ लेंगे कि सर इस फलानी चीज समझ में नहीं आ रही। तो चौथे सेक्शन में ज्यादा चैलेंज है बच्चों को अपनी तरफ से, लेकिन शुरू के उसमें भी बहुत चैलेंजेस है। ठीक है, ये मैं कुछ लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे भरी जाती है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनता है उसकी रिवीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा वर्जन है कौन सा वर्जन नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बता दिया जाता है। अच्छा, ये ऑथर के अलावा डेट भी होनी जरूरी है, इसमें डेट नहीं है, लेकिन बहरहाल डेट भी होनी, सॉरी है, डेट है, और फिर वर्जन आपका होना जरूरी है, तो इसमें वर्जन मौजूद नहीं है। ठीक है, डेट तो है लेकिन वर्जन मौजूद नहीं है, तो बहरहाल आप उसको देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे जी ये है, और टू बी डिफाइंड ऑथर, फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप डेट लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लिख देते हैं, चलिए जून के बजाय मैं 06 लिख देता हूँ, और इसका वर्जन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जब भी ये ऑथर है, फॉर एग्जांपल मुझे अली का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है तो मैं अली का नाम लिख देता हूँ, अली अनवर। ठीक है, तो ये ऑथर हो गया जो भी लिख रहा है, और ये वर्जन, अब ये जो वर्जन 1.0.0 लिखा है, इसकी वजह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये कस्टमर होता है पहला वाला, दूसरा आखिरी वाला ऑथर होता है, और बीच वाला QA होता है। ठीक है ना, यानी अगर आपका सुपरवाइजर है तो वो समझिए QA। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए मैं ये डेट चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 8 कर देता हूँ, ये आपने 8 को दिया है, और आपका जो सुपरवाइजर है, आपके सुपरवाइजर जो है, एग्जाम्पल आपके सुपरवाइजर असद साहब हैं। ठीक है, तो सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, आपके सुपरवाइजर ने क्या किया है, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो रिवाइज वर्जन है, आपने 8 तारीख को भेजा था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो फिर आपने सुपरवाइजर को भेजा, तो सुपरवाइजर ने रिव्यू किया, मॉडिफाई किया, और ये इस तारीख को चेंज कर दिया। तो इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये रिवीजन चार्ट आपको मेंटेन करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द SRS। ठीक है, ताकि पूरी हिस्ट्री हो ना, कब कब चेंज हुआ है। ठीक है, ये दरमियान वाला जो नंबर है ना, ये नॉर्मली थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा नंबर में हाईलाइट, थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑथर का नंबर है आखिरी वाला, ये चेंज हो सकता है बार बार, ये फॉर एग्जांपल 4 भी हो सकता है क्योंकि आप ऑथर हैं और बार बार चेंज कर रहे हैं। दरमियान वाला जो नंबर है वो आपके सुपरवाइजर का है, मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ उसी कलर में, सुपरवाइजर का नंबर है। जब भी तो मुझे पता चल जाएगा कि सुपरवाइजर ने कितनी दफा चेंज किया, वो ये वाला नंबर है दरमियान वाला। और ये वाला जो है वो ज्यूरी या कस्टमर समझ लें, तो ये कम चेंज नहीं होना चाहिए, पहला वाला 1 2 3 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आखिरी वाला चेंज हो सकता है बार बार। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पड़ी होगी, ठीक है। तो इस पे मैं ज्यादा वक्त नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल डेट, वर्जन, ऑथर, ये सब आपको लिखना चाहिए। तो हम चलते हैं नीचे, इस टेम्पलेट को देख लेते हैं। अब ये टेम्पलेट वही है, मैं इसको जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको मैं खोल लेता हूँ। इसका नाम है सोल्यूशन कार लीजिंग, ठीक है। तो ये वही हेडिंग्स हैं जो उसके अंदर है। मैं पढ़ लेता हूँ। पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट उसमें पूछा गया है, तो पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है जरा पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। ये एसआरएस का पर्पस क्या है, जरा पढ़िए। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट क्या है। इस डॉक्यूमेंट का पर्पस ये है जो मैं एसआरएस बना रहा हूँ, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट और सारी चीजें मैं लिखूंगा जो मैं किसी के लिए बना रहा हूँ। वो बैंक है, एचबीएल है, किसके लिए, अब आप ये थोड़ा सा सोच लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन कार लीजिंग सिस्टम में बना रहा हूँ। ये पर्पस एक्सप्लेन करेगा, फीचर एक्सप्लेन करेगा। अब ये आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो बस इसकी समझ लिखनी है। दिस डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड फॉर द यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड आल्सो पोटेंशियल डेवलपर। ये खाली उनके लिए नहीं है, जो डेवलपमेंट टीम है उनके लिए भी है, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं मैं कस्टमर से लूंगा और उठा के डेवलपमेंट टीम को दे दूंगा। तो जो भी आपके जहन में आ रहा है, तो पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब है एसआरएस क्यों लिखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है या किसी को चैलेंज है इसमें? ये मैं आपका एफआईपी का जो टेम्पलेट है ये फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने जो एग्जांपल की है ऑनलाइन कार, तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप लोग आसानी से बना सके। तो मुझे लोग इंडिविजुअली कॉल करें, अच्छा भाई दी डेट बढ़ा दी है, मुझे जाहिद साहब से कहलवाया गया कि डेट बढ़ा दें। जाहिद साहब से कहने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही बढ़ा देता। बहरहाल मैंने संडे तक कर दिया था असाइनमेंट की, ठीक है। इंटेंडेड ऑडियंस कौन है, यानी ये डॉक्यूमेंट कौन पढ़ेगा, जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब ये डॉक्यूमेंट कौन पढ़ेगा? बैंक की मार्केटिंग टीम बनेगी, पढ़ेगी, जो बैंक की प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बेचती है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बुलाया होगा ना कि जी वेबसाइट बना दो और ये बना दो। फिर जो टीम एक्चुअल है, लीजिंग टीम ऑफ द बैंक, जो सिस्टम चलाएगी, उनको इसकी फंक्शनैलिटी देखनी होगी। और आखिर में डेवलपमेंट टीम हु इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, ये सर ने क्यों लिखा है और इसके अलावा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत गलत चीजें हैं। या समझिए कि कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर हम ऐसी चीजें लिख रहे हैं जो समझ से बाहर है। ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंटेंडेड डॉक्यूमेंट ऑफ द एसआरएस, सारे लोगों को समझ में आ रहा है? कोई चैलेंज है तो बताइए, मतलब इसमें कोई वो क्या कहना चाहिए, मतलब इनकसारी से काम ना लें, ना किसी तकल्लुफ से काम लें, पूछ लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट देके अंदाजा हो रहा है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट सही नहीं है हमने, ठीक है। तो उसमें सवाल करने में कोई हरज नहीं है, आप पूछ लीजिए। नीचे वाली चीज मैंने नहीं लिखी है, नीचे वाली चीज क्या थी मैं जरा देख लेता हूँ। एब्रीविएशन, अब एब्रीविएशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी अगर एब्रीविएशन है तो लिख लीजिएगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो हम सेकंड सेक्शन पे चले जाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा, जिन्होंने TWR पढ़ी है तो मैं अलग पेज पेज पे कर लिया। देखिए चैप्टर 1 अलग है, चैप्टर या सेक्शन 2 अलग है, सेक्शन 3 अलग होगा। तो ये आप भी कर लीजिए, ये TWR में पढ़ा होगा, तो मैंने अलग अलग कर लिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों ने लिखी है, उसमें वो सोल्यूशन लिख रहे हैं। अल्लाह के बंदे, प्रॉब्लम अलग चीज है, सोल्यूशन अलग चीज है। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अरे भाई ये नहीं पूछा जा रहा है प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम है।
द प्रॉब्लम शुड बी 2-3 लाइंस एंड वेरी प्रिसाइज। अब आपके जहन में जो आ रहा है, तब ये ऑनलाइन सिस्टम क्यों बना रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ लीजिए और आपको क्लियर हो जाए कि क्या करना है। प्रॉब्लम ये है जनाब, हर आदमी चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करता है, तो वो हर वक्त हर आदमी जा भी नहीं सकता है, तो ऑनलाइन जाके कुछ देखना चाहता है कि पता नहीं मैं गाड़ी अफोर्ड कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, खरीद भी सकता हूँ। वो 20,000 रुपये महीने मांगेंगे। मुझे दोस्त ने बताया था कि 15,000 रुपये मांगते हैं। जब मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं नहीं 33,000 रुपीज। तो मैं, मुझे पता चल जाता है कि मेरी अभी औकात नहीं है, जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी या मेरे पास कोई और नहीं होगा या मेरी क्या बोलते हैं वो जो डालते हैं ना बीसी, वो नहीं निकलेगी, तो बहरहाल आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। मतलब दिस इज द प्रॉब्लम स्टेट, लॉट्स ऑफ पीपल वुड लाइक टू हैव द कार, बट अफोर्डेबल है कि नहीं है, मैं अभी ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ। तो ये वेबसाइट पे जाके मैं कैलकुलेटर देख लूँ और मुझे पता चल जाए कि भाई अभी 2 साल तक तो मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, मोटरसाइकिल पे ही चलूंगा, बस में ही चलूंगा। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम, मतलब ये किसको सॉल्व करेगा, बैंक को करेगा, कस्टमर को करेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या हम क्यों बना रहे हैं एप्लीकेशन, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? जी सर, समझ आ रही है। अब आप FIP कर रहे हैं, जो आप FIP कर रहे हैं वो सोल्यूशन है। ये FIP क्यों कर रहे थे, ये सवाल का जवाब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो असाइनमेंट बच्चे कर रहे हैं उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल अगर कोई आप फॉर एग्जाम्पल HR का सिस्टम बना रहे हैं जो आपको दिया गया, ठीक है, तो आप HR का सिस्टम क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि जब आप बैंक में गए तो उन साहब ने आपको बुला के बताया कि जी हमारे यहाँ बहुत बड़ा HR का डिपार्टमेंट है, वो कर नहीं पा रहा है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि एफिशिएंटली HR का स्टाफ हैंडल नहीं कर पा रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब आप जो एप्लीकेशन देंगे, जो आप 6 महीने बाद बना के देंगे, दैट इज अ सोल्यूशन। योर FIP इज ए सोल्यूशन। वो यहाँ नहीं मेंशन करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम बताएंगे कि हम FIP क्यों कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? यस सर। क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन नजर आ रही है। प्रॉब्लम लिखते लिखते नीचे 4 लाइनों में सोल्यूशन लिख देते हैं। अरे भाई, प्रॉब्लम अलग लिखेंगे और प्रोजेक्ट के स्कोप में अलग चीजें लिखेंगे, हम क्या क्या कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई तकल्लुफ नहीं करेंगे, वरना फिर आप अपना FIP भी गलत करेंगे और मेरा असाइनमेंट भी फिर आप कहेंगे मार्क्स काट लिए। मेरा काम मार्क्स काटना नहीं है, मेरा काम सिखाना है आपको। प्रोजेक्ट स्कोप, स्कोप क्या चीज होती है, इस पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा, फिर मैं आऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट स्कोप इज नॉट रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट फीचर्स। भाई बाउंड्रीज होती हैं। मसलन मसलन अगर मैं जरा सॉफ्टवेयर से हट रहा हूं, मैं सिविल इंजीनियरिंग की या किसी और चीज की एग्जांपल देता हूं। अगर आपने एक पिकनिक करनी है अपनी क्लास की, तो दैट इज अ डिफरेंट स्कोप। लेकिन आपने पिकनिक करनी है पूरे डिपार्टमेंट की, दैट इज अ डिफरेंट स्कोप। आपने करनी है पिकनिक पूरे DSU की, दैट इज ए डिफरेंट स्कोप। समझ में आ रही है? स्कोप बड़ा, छोटा, ज्यादा। सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ा, छोटा, ज्यादा, कॉम्प्लेक्स क्योंकि नजर नहीं आता है, इसलिए स्कोप को डिफाइन करना, बाउंड्रीज खींचना बहुत जरूरी है। क्या होगा और क्या नहीं होगा, दैट इज नॉट ए डिटेल रिक्वायरमेंट। वो चौथे सेक्शन में है, फीचर्स। मसलन कराची से हैदराबाद रोड बनानी है या कराची से इस्लामाबाद तक की रोड बनानी है, डिटेल सरफेस कैसे होगी, मटेरियल कौन सा लगेगा, फलाना कैसे होगा, दैट इज ए डिटेल। अभी तो मोटी मोटी लाइनें हैं ना, यानी कराची से हैदराबाद तो डिफरेंट स्कोप, लेकिन कराची से इस्लामाबाद इज ए डिफरेंट स्कोप। ये बात समझ में आ रही है? मोटी मोटी बाउंड्रीज, क्या डिलीवर होगा और क्या नहीं होगा। एक ERP बनाना है, एक ERP में 4 मॉड्यूल होंगे या 40 मॉड्यूल होंगे या 14 मॉड्यूल होंगे, ठीक है, तो वो मॉड्यूल के नाम, तो वो मॉड्यूल के नाम इज ए स्कोप। क्या डिलीवर करेंगे आप और क्या नहीं डिलीवर करेंगे, ये बात समझ में आ रही है? स्कोप में क्या है और स्कोप में क्या नहीं है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल रिक्वायरमेंट। वो सेक्शन, मैं नीचे जा रहा हूँ सेक्शन 4 में, ये यहाँ आएगी,
ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ये यहाँ नहीं आएगी, स्कोप में नहीं आएगी, स्कोप में ही आएगी कि ये चीजें होंगी। अब इसी का जो वर्क ब्रेक डाउन है वो उसमें 3 में होगा। अगर यही हेडिंग होनी चाहिए और इनका डिटेल होना चाहिए, लीजिंग कैलकुलेटर है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप इज द सेक्शन 4। यहाँ तक कोई, अब मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कार लीजिंग बना रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ जनाब लीजिंग कैलकुलेटर वेबसाइट पे होगी, बाकी बैक एंड पे होगी। मैंने लिखा था ना ऑनलाइन एंड बैक एंड। अप्रूवल अप्रूवल जो है वो नॉट इन द स्कोप, देखिए लिखा हुआ है। आप बना भी सकते हैं, दैट डिपेंड्स, लेकिन अभी मैं तो कह रहा हूँ कि वो खाली देख लेगा कि हो सकता है उसके बाद वो जमा कराएगा, डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, ये सारी मैनुअल होगी। ये मैं लिख देता हूँ, ये सारी चीजें मैनुअल होंगी। मैनुअल नहीं कहना चाहिए बल्कि बैक एंड पे होंगे, यानी ब्रांच आना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नीचे वाली चीज है ये सर आप स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दिएगा, वो आ नहीं रहा है प्रॉपर। स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन शेयर कर दूं। एक मिनट, एक मिनट। जी अब नजर आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये सब नजर आ रही है? यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और मैंने स्कोप समझाया है, और स्कोप में मैंने बताया कि जनाब एक कैलकुलेटर, अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या डाल रहे हैं स्कोप में और क्या नहीं डाल रहे हैं। दैट्स योर चॉइस, उसमें कोई मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं एक एप्लीकेशन बनवा रहा हूँ जिसमें बैक एंड भी है, तो अप्रूवल जो है वो डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। अब मेरे जहन में ही है, इसलिए मैंने लिखा है कि ये स्कोप है। कस्टमर का रिकॉर्ड, कौन आदमी है क्या है, ये सब हमारी डेटाबेस में डलेगा, लेकिन वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह से बैंक जो है वो परचेज ऑर्डर भेजेगा गाड़ी को, गाड़ी खरीद के आपको देगा, तो ये सब बैक एंड पे होगा, वेबसाइट पे नहीं होगा। कार इंश्योर्ड होती है, अगर चोरी हो जाए, गुम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो वो इंश्योर्ड होती है, उसके पैसे वो आपसे लेते हैं। ठीक है, महीने के जो भी, साल के सॉरी। ठीक है, फिर इसी तरह से रीपेमेंट मैनेजमेंट, आपका जो चेकबुक है उसके अकाउंट नंबर, महीने जो भी है। फिर कार्ड ट्रांसफर रिकॉर्ड सबसे आखिरी चीज है। ये सारा वो है जो अभी आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा और पता होगा कि कार कैसे लीज होती है। ठीक है, आप एप्लीकेशन देते हैं, फिर आपका अप्रूवल हो जाता है, फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। अब ये सारी चीजें, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूवल इज नॉट इन स्कोप, ऑनलाइन इंश्योरेंस इज नॉट इन द स्कोप, रीपेमेंट इज नॉट इन द स्कोप। अब जो चीज नहीं है वो आप लिख देते हैं कि भाई ये नहीं है, इसकी डिटेल नहीं लिखते हैं, तो ये ना ही फीचर्स लिखे जाएंगे ना ही कुछ और लिखा जाएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है कि बाउंड्रीज, मेजर मेजर काम क्या होंगे, डिलीवरेबल्स, सॉफ्टवेयर के डिलीवरेबल्स क्या है। तो ऑनलाइन का सिस्टम डिलीवरेबल नहीं है, ये वाली चीजें डिलीवर होंगी जो बैकएंड में चलेंगी। ये वाली चीज आपकी जो है वो वेबसाइट पे जाएगी। लीजिंग कैलकुलेटर जो बना हुआ है एप्लीकेशन वो वेब बेस्ड होगा, बाकी कोई चीज फिलहाल वेब पे नहीं जा रही है या ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। या बैंक कहता है नहीं जी एप्लीकेशन अप्रूवल भी होनी चाहिए, तो फिर आप इसको इंक्लूड कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ डाल देंगे। अगर है तो एग्रीमेंट है दोनों का, आपका और बैंक का, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो दिस इज अगेन योर चॉइस, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, क्या प्रोजेक्ट स्कोप में है। तो अब F5P में क्या मैं 2 सेमेस्टर में कर पाऊंगा वो डालना है, क्या नहीं कर पाऊंगा वो आउट ऑफ द स्कोप है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि नोइंग योर कैपेसिटी, नोइंग योर टाइम, नोइंग योर टेक्निकल स्किल्स, क्या कर पाऊंगा 2 सेमेस्टर में। खैर अब तो एक ही सेमेस्टर रह गया, तो दैट शुड बी द प्रोजेक्ट स्कोप जो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, जब कर पाऊंगा तो दिस इज योर कमिटमेंट। फिर वो ज्यूरी पूछेगी आपसे कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने ही कहा था कि स्कोप ये है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। स्कोप क्या चीज होती है, कोई कॉन्सेप्ट में इट्स बाउंड्रीज, इट इज नॉट डिटेल रिक्वायरमेंट, वो चैप्टर 4 में, सेक्शन 4 में आएगी।
ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग से समझ में आ गया कि क्योंकि इनटेंजिबल होती है, स्कोप डिफाइन नहीं हुआ, तो इसलिए एस्टिमेशन ऑफ जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा होगा आपने, टाइम एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, तो अगर ये स्कोप आपकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं है तो फिर यहाँ चैलेंज होता है। मैं कुछ और समझ रहा हूँ और कस्टमर कुछ और समझ रहा है, इसलिए डिफाइन होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है, ये क्यों जरूरी है? दिस इज द प्राइमरी पैरामीटर फॉर टाइम एंड कॉस्ट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहरहाल एग्री होना कि हम क्या देंगे और क्या नहीं देंगे ये जरूरी है। तो यह एग्रीमेंट है, सर ये होगा और ये नहीं होगा, तो ये दोनों का अंडरस्टैंड करना। तो अगर कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है या सुपरवाइजर को या ज्यूरी को, तो समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि सर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है? दिस इज नॉट ए डिटेल, क्या नहीं होगा और क्या होगा। तो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, व्हाट इज इंक्लूडेड, सर ये हमारे स्कोप में नहीं है, सर ये हमारे स्कोप में नहीं है। अगर ज्यूरी सवाल करी है एफआईबी में तो सर हमारे स्कोप में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट, यस सर। ट्रांसपोर्ट को ऑनलाइन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को ऑनलाइन कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसका जो डेटा डालेंगे पूरे कराची का, तो वो 10 साल लग जाएंगे। 10 साल नहीं तो कम से कम टाइम लग जाएगा। यानी उसका मलीर का डेटा, कौन सी बसें हैं, कौन सी रिक्शे हैं, कितना कब चलती है, अब जहां जहां से डेटा आप डालेंगे, अब डेटा डालना और एप्लीकेशन बनाना एक अलग अलग काम है। तो आप लिख देंगे भाई ये हमारे स्कोप में नहीं है डेटा डालना, हमने तो एक एप्लीकेशन बना दी है और सिर्फ इस एरिया की बना दी है, तो दैट इज नॉट इन स्कोप। आप कहते हैं नहीं पूरे कराची को हम ऑनलाइन कर देंगे, तो फिर आप करके दिखाएं, फिर तो आपने स्कोप में खुद ही लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये एक चीज है प्रोजेक्ट स्कोप। यहाँ पर प्रोजेक्ट स्कोप और बिजनेस स्कोप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों को। प्रोजेक्ट इज ए सबसेट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, क्या मतलब? मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना रहा हूँ उबर की, दैट इज ए बिजनेस, दैट इज ए बिजनेस। ठीक है, मैंने गाड़ियों को किराए पे देना है, दैट इज ए बिजनेस। लेकिन अभी जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज ए सबसेट ऑफ माई बिजनेस। तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव हमेशा सबसेट होगा, बराबर भी हो सकता है लेकिन हमेशा कम होगा, और उसके ऑब्जेक्टिव डिलीवरेबल से होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कुछ और है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को करने के लिए या उस बिजनेस को करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट करना होगा, दैट इज समथिंग एल्स। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैं पेप्सी हूँ और मैं बेवरेजेस बेचता हूँ। ठीक है, मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है मोर प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? मोर प्रॉफिट। मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जाती है पूरे पाकिस्तान में, गाड़ियां जाती हैं, तो अगर उस गाड़ी पे मैं बेवरेज के अलावा पानी भी रख दूं, एक्वाफीना, तो मैं आई कैन मेक मोर प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मोर प्रॉफिट। स्ट्रेंथ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। मतलब फैक्ट्री में बेवरेज तो बनती है लेकिन कस्टमर तक पहुंचाना है, वो भी एक हमारी स्ट्रेंथ है जो बिजनेस का पार्ट है। उसमें अगर हम कोई और चीज रख दें तो वी कैन हैव मोर प्रॉफिट। ये बात समझ आ रही है? बिजनेस समझ में आया अभी तक के प्रॉफिट? ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव मोर प्रॉफिट है। अब इसका प्रोजेक्ट कैसे होगा? एक्वाफीना का प्लांट लगेगा, तो एक्वाफीना का जो प्लांट है वो सबसेट है मेरे ऑब्जेक्टिव का। तो एक्वाफीना के जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल अलग होंगे। फैक्ट्री लगेगी और सारा कुछ होगा और सारा कुछ होगा, ये अल्टीमेटली जाके मेरे बिजनेस से अटैच होगा। तो मेरा एक्वाफीना का जो ऑब्जेक्टिव है या प्रोजेक्ट है वो अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, उसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है फैक्ट्री लगाने से, अच्छा पानी बनाने से। ये बात समझ में आ रही है? एक्वाफीना का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी फैक्ट्री, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी, ये है। इसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात समझ में आ रही है भाई लोग? समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कुछ और होते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव सबसेट होता है। अब आप एक कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या यूं समझ लीजिए, बड़ी को अभी छोड़ते हैं, छोटी सी बना लेते हैं। ये जो फाइल कंप्रेशन की, चलिए विनजिप है, विनजिप बना रहे हैं,
तो विनजिप का प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा और विनजिप का बिजनेस ऑब्जेक्टिव का और होगा। बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एप्लीकेशन बनाऊं और $1 में बेचूं और लाखों लोगों को बेचूं, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? या आधे डॉलर में बेचूं और लाखों लोगों को बेचूं और पैसे कमाऊं, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। लेकिन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि इतने एमबी की फाइल इतने में कंप्रेस कर दूं, ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। कि ऐसा टूल बनाना है, ऑनलाइन टूल बनाना है जो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाए। अब उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो पैसे बन जाएंगे, ये नहीं होगा तो पैसे नहीं बनेंगे। बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन हो, सेल्फ इंस्टॉल हो जाए, कोई चीज ना करनी पड़े, वो टक से करे और सब कुछ हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव का फर्क समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे मैंने क्या लिखा है, ऑटोमेट द इंक्वायरी ऑफ ए पोटेंशियल कस्टमर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब जरा देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है कि जनाब इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा पढ़िए। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, इससे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो इंक्वायरी बैंक्स आता था छुट्टी करके या ठीक है और पूछता था कि मुझे गाड़ी लेनी है, अब आने की जरूरत नहीं है, वो इंक्वायरी हमने ऑटोमेट कर दी है कैलकुलेटर की फॉर्म में। तो कस्टमर विल नॉट हैव टू विजिट द ब्रांच फॉर इंक्वायरी इफ ही और शी वांट्स टू मेक अ डिसीजन कि भाई मेरे पास इतने पैसे हो गए, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे लोग मशवरा दे देते हैं तुम गाड़ी ले लो, बहुत सस्ती मिल रही है, ऐसा है, तो फिर लोग बैंक जाके पूछ लेते हैं। अब हर आदमी बैंक नहीं जा सकता, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई मैं खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता, मेरी अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है। तो ऑनलाइन कार लीजिंग, क्योंकि 1 साल पहले अगर आपने बताया होगा तो वो प्राइसिंग भी मुख्तलिफ है, वो लीजिंग भी मुख्तलिफ है। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने लिखा है कि आप सस्ती गाड़ी ले सकते हैं। भाई लीजिंग सस्ती नहीं होती है, लीजिंग हमेशा महंगी होती है। ठीक है, अगर आपको 10 लाख की गाड़ी लेनी है तो 13-14 लाख रुपए की मिलेगी लीजिंग में। वो प्रॉफिट ले रहा होता है ना जो बैंक आपको उधार देता है। आई डोंट नो, जो लोग बैंकिंग को समझते हैं, जो बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो 11% सूद मिलता है ना, तो वो सूद ऐसे ही नहीं मिलता है, वो सूद किसी से ले रहा होता है। 13%, 2% अपने पास रखता है और 11% आपको दे रहा होता है। तो जो आपको पैसे देगा तो आपसे भी 13% लेगा। तो अगर 1 लाख है तो 3 लाख 13 लाख ले लेगा आपसे, 3 लाख एक्स्ट्रा ले लेगा आपसे। ठीक है, तो सस्ती नहीं होती है, अफोर्डेबिलिटी होती है। यानी मैं 13 लाख नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हर दफा हर महीने 20,000 रुपए दे पाऊंगा। तो 20,000 रुपए 3 साल देता रहूंगा, मल्टीप्लाई बाई 36। तो वो सब ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी मतलब उसमें सस्ती नहीं होती है। अब ये डोमेन की नॉलेज क्योंकि हमारी वीक है तो हम इन चीजों को समझते नहीं है। तो फर्क समझ में आया प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव और बिजनेस ऑब्जेक्टिव का? या कोई क्वेश्चन है या कोई क्लैरिफिकेशन जरूरी है? ठीक है भाई, यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है। अब ये मैंने डिटेल नहीं लिखी है, बहुत सारे लोगों ने सही भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने सही नहीं लिखा है, लेकिन बहरहाल स्टेक होल्डर एंड इफेक्ट है। अभी एप्लीकेशन से कौन कौन लोग इफेक्ट होंगे? तो विजिटर, कस्टमर। अच्छा, ये हाँ, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो एक जैसी इस्तेमाल करें। कहीं कस्टमर लिखा हुआ है, कहीं विजिटर लिखा हुआ है, कहीं पता नहीं कुछ और लिखा हुआ है, तो शुड नॉट यूज इट। तो टर्मिनोलॉजी एक होनी चाहिए। मैंने वैसे विजिटर लिखा हुआ था, तो विजिटर लिख लें, पोटेंशियल, जो भी आप लिखना चाहते हैं। बैंक है और कार डीलर है, ये 3 लोग हैं जो इससे इफेक्ट होंगे, या कोई और भी है तो आप सोच लीजिए। एडमिन है, लेकिन मैंने यहाँ जानबूझ के एडमिन नहीं किया है। वो एक्चुअली जब आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके लिए एडमिन तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो दिस इज ठीक है, तभी मैं अगर किसी को पोटेंशियल कस्टमर को दिखा रहा हूँ तो फिर ठीक है, तो आप ऐड कर लीजिए, एडमिन कर लीजिए। ठीक है, अब एडमिन भी थोड़ा सा वो है, लेकिन बहरहाल मैंने लिख दिया है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कोई ना कोई होगा इसका। बहरहाल ये आपके ऊपर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन ले, फिर इनका थोड़ा सा लिख दीजिएगा डिटेल। तो ठीक है, लेकिन अगर एफआईपी कर रहे हैं तो एफआईपी में आपके सुपरवाइजर भी हैं, आपकी ज्यूरी भी है। ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं ना जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या है? एनीबडी हु हैज ए स्टेक
इन द प्रोजेक्ट स्टेक, ठीक है, सुपरवाइजर का भी स्टेक लगा हुआ है, उसकी इज्जत लगी हुई है, उसका नाम लगा हुआ है। ज्यूरी को नंबर देने हैं तो उनका भी स्टेक लगा हुआ है, पास करना है, फेल करना है, अच्छे नंबर देने हैं तो उनका स्टेक लगा हुआ है, ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी है। तो एनीबडी हु हैज स्टेक इन दिस प्रोजेक्ट इज ए स्टेक होल्डर। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेफिनेशन क्या है। सब ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, ठीक है, यानी आपका जो सुपरवाइजर है और आपकी जो FIP ज्यूरी है, they are also stakeholder by definition, ठीक है। क्यों है ये? इसलिए कि ये इनका स्टेक है उस प्रोजेक्ट पे, इनका स्टेक है। मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बहरहाल ये आपको, एनीबडी हु हैज स्टेक इन दिस प्रोजेक्ट इज ए स्टेक होल्डर, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए डेफिनेशन है। तो अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो कुछ डायरेक्ट स्टेक होल्डर होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मेरी डेवलपमेंट टीम है तो वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, लेकिन जो स्टेक होल्डर को खाना खिलाता है, चाय पिलाता है, उनके कंफर्ट का ख्याल रखता है, AC का ख्याल रखता है, वो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर होता है। अगर वो ये नहीं करेगा तो बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सफाई नहीं करेगा तो बहुत सारे, तो बहरहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल एनीबडी हु इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट इज ए स्टेक होल्डर, ठीक है। तो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें आप बताएंगे कि भाई ये लोग हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप लिख रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए स्टेक होल्डर इस प्रोजेक्ट में कौन कौन है, जो इससे इफेक्ट होंगे या जिस पे इम्पैक्ट आएगा, जो इसको यूज करेंगे, जो बता रहे हैं रिक्वायरमेंट, जो इसके पैसे दे रहे हैं, वो सारे लोग इसके स्टेक होल्डर हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट आप लिख लीजिएगा, ज्यादातर लोगों का सही है कॉन्सेप्ट। जरा सिस्टम कंस्ट्रेंट को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पढ़िए जरा, मैं फिर बताता हूँ इसका क्या मतलब है। कंस्ट्रेंट्स आर लिमिटेशन, कि आपको ये करना ही करना है या ये नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब ये है लिमिटेशंस, ठीक है। टाइम की लिमिट हो सकती है, बजट की लिमिट हो सकती है, टेक्नोलॉजी की लिमिट हो सकती है, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो सिस्टम का कंस्ट्रेंट ये भी हो सकता है कि इस तारीख से पहले पहले देना है। बैंक कहता है भाई मुझे इससे बात दोगे तो बेकार है मेरे लिए, दैट कैन बी अ कंस्ट्रेंट। टाइम, बजट का कंस्ट्रेंट के 15 लाख से ऊपर नहीं जानी है प्राइस, तो फिर आपने देखना है कि भाई आपने फंक्शनैलिटी रिड्यूस करनी है, जो भी करना है भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छी चीज तो चाहिए लेकिन बजट का कंस्ट्रेंट है, तो मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ बजट के कंस्ट्रेंट पे, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंस्ट्रेंट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिस्टम बना रहा हूँ लेकिन बनाने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि बैंक, अगर मैंने विंडोज पे बनाया तो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, उनके पास तो मिशन क्रिटिकल लिनक्स है या कोई और है, ठीक है, सन सोलारिस है या जो भी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उससे कंपैटिबल होना जरूरी है। या जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है उसका डेटाबेस का वर्जन एंड वेंडर कौन सा है। तो अगर नए वर्जन पे मैं बना रहा हूँ, कस्टमर के पास वो वर्जन नहीं है, तो वो सारी एप्लीकेशन बेकार गई। बात समझ में आ रही है? बनाने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कस्टमर के पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है या ओपन सोर्स है। तो ये बनाने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई देखो ये ओपन सोर्स का जो है ना, माई SQL या माई SQL या ओपन ग्रेस क्या है जो भी, उस पे बनेगा, या ओरेकल के फलाने वाले वर्जन पे बनेगा, या माइक्रोसॉफ्ट के फलाने वर्जन, SQL के फलाने वर्जन पे बनेगा। इसी तरह से टूल एक्सेप्टेबल टू द, अब ये कस्टमर्स, ये टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है। बैंक कहती है भाई हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो जावा पे नहीं चाहिए, हमें तो माइक्रोसॉफ्ट पे चाहिए, हमारी डेवलपमेंट टीम जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो व्हाट इज एन एक्सेप्टेबल टूल? तो आप जो आता है वो नहीं, बैंक जो कहता है। तो अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली एप्लीकेशन SRS कैसे लिखी जाती है। देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो बैंक की IT टीम इज ए डिफरेंट स्टेक होल्डर। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? लिमिटेशन। तो जनाब हम लेटेस्ट टूल पे काम नहीं कर सकते हैं, जावा पे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैंक को, ओके